ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं सारे पेरेंट्स, जितने लोगों भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिनका कमेंट आता है या फिर जितने लोगों को ये लगता है कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मतलब स्पेशल चाइल्ड लगता है, ऑटिज्म के सिम्टम्स उस बच्चे में लगते हैं या डिलेड माइलस्टोन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो हर एक पेरेंट्स का यही गोल, यही सपना, यही लक्ष्य होता है कि बच्चा बोल ले, पढ़ ले, लिख ले, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, बोल ले, पढ़ ले, लिख ले। सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना बाद में होता है, पहले होता है कि ये बोलता नहीं है, हमको पापा नहीं बोलता है, किसी को मम्मी नहीं बोलता है। इस बात का सबसे ज़्यादा इनको मलाल है कि हमको बोलता नहीं। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से रिलेटेड आते हैं। और एज ए पेरेंट्स और एज ए लेमैन, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं उस फील्ड के लिए आप लेमैन हैं, तो आपकी जगह अगर हम भी होते तो मेरा भी यही सवाल होता, मेरा भी यही दुख होता, मेरा भी यही मलाल होता कि बच्चा बोलता नहीं है। कितने अरमान से होता है कि बच्चा हुआ है, पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है, बच्चा हुआ है, उसके लिए भोज कराया जाता है, लोगों को बताया जाता है बेटा हुआ, बेटी हुई, कुछ भी, बच्चा हुआ। पहली बार लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि शादी से पहले आप खुद बच्चे थे, अब शादी हुआ, उसके बाद आपका बच्चा हुआ, आप बाप बन गए, आप माँ बन गए। तो ये तो अनुभूति एक होती है, अच्छी अनुभूति होती होगी। अब उसमें है कि बच्चा अगर नहीं ये कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर कुछ बोल नहीं रहा है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसमें है, तो दुख तो होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि अब दुख जो है वो अपनी जगह, लेकिन सही चीज़ें जानना ज़रूरी है। बच्चे में क्या ज़रूरी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें उसमें करनी चाहिए, क्या उसमें अभी नीड है। कभी भी डिमांड बेस्ड चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, नीड बेस्ड चीज़ों पे जाना चाहिए। डिमांड बेस्ड चीज़ें क्या है कि आपकी डिमांड ये है कि बच्चा बोले, लेकिन नीड आप नहीं समझ रहे कि बच्चे को नीड क्या है, अभी उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे तब उसमें स्पीच डेवलप होगी। तो ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझना होगा। इसी के लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आज का एपिसोड हमारा इसी पे रहेगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे, तब सारी बातें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। जो लोग मिस कर जाएंगे फिर वैसे ही कन्फ्यूजन में जिएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है ना, कि जिन बच्चों में समझदारी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, मतलब कि एक टर्म यूज करते हैं हम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है ना, कम्युनिकेशन मतलब तो समझ रहे होंगे कि संचार का माध्यम जो होता है, कम्युनिकेट करने के मतलब संचार का माध्यम होता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है, हमारी बात किसी दूसरे तक पहुंच गई। फ़ोन भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, हम जो बोल रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए तो बोला जाता है कि बातचीत की शैली सबकी अपनी अपनी होती है। तो ये सारी चीज़ें, फ़ोन, तार, जो भी चीज़ें हैं, वो जो चिट्ठी वगैरह, सारे कम्युनिकेशन के माध्यम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि बोल भले नहीं रहा लेकिन क्या है कि कम्युनिकेट कर ले रहा है सिचुएशन से। वो नीड बेस्ड जो चीज़ें हैं, सिचुएशन से मीनिंगफुल, मतलब एक सिचुएशन में रह के मीनिंगफुल वर्क कर ले रहा है, तो वो होता है कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब कि बिना बोले, वर्बल मतलब कि बोल कर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम हमेशा फोकस करते हैं कि जिन बच्चों में भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, स्पेशल किड्स वो हैं, उनको सबसे पहले उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, कमांड फॉलोइंग डेवलप करना होता है, कंसंट्रेशन डेवलप करना होता है, प्रॉपर आई कांटेक्ट डेवलप करना होता है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन यहाँ भी आ रहा है कि मतलब पब्लिक के बीच में जाए तो जो उसके एज ग्रुप का है उसको दोस्त बना ले, जो बड़ा है उसके साथ खेले, दुलार से अपना ये करे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, स्कूल में जा रहा है तो स्कूल के हिसाब से अपना इंडिपेंडेंट रहे, ये सारी चीज़ें सोशल कम्युनिकेशन में आती है। सोशल स्माइल है, सोशल टॉक है, फ्रेंडली होना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन का। ये अब पहले ये डेवलप हो जाएंगी, तभी क्या है ना कि सिचुएशन बेस्ड
वो बच्चा आपका सारा कमांड फॉलो करेगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होगी। जैसे घर में ही आपके 50 चीज़ें पड़ी होंगी जहाँ पे आप बैठे होंगे, तो उन 50 चीज़ों को अगर बच्चा जानता है, नाम से जानता है, भले बोलता नहीं है, मान लिया कि नहीं बोलता कोई बात नहीं, नाम से अगर जानता है, पहले आपने सिखाया है, वो सारी चीज़ें समझ गया, तो बस मान लिया कि थोड़ी देर के लिए वो नहीं बोलता। अब उसको बोलिए कि जाके वहाँ से लैंप उठा के ले आओ, या फिर टॉर्च उठा के ले आओ, या फिर लाइटर उठा के ले आओ, या फिर पेन उठा के लाओ, कॉपी उठा के लाओ। ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं और सिर्फ एक बार वो सुन रहा है, जाके वो कर दे रहा। तो क्या है कि बिना बोले काम हो गया, काम उसने कर दिया। तो ये जब बच्चे में डेवलप हो जाएगा, तब उसके बाद आप स्पीच थेरेपी पे काम करेंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेगा, उसमें स्पीच आ जाएगी। स्पीच तो जनरली बच्चों में मैंने देखा है कि है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन साथ में ऐड किया जाता है। स्पीच मतलब कि कुछ भी मीनिंगफुल, अगर पापा बोल रहा है मीनिंगफुल या मम्मी बोल रहा है मीनिंगफुल बात, तो मतलब कि स्पीच तो है। कम्युनिकेशन मतलब पूरा एक लैंग्वेज का पैटर्न, वो कम्युनिकेशन होता है। तो स्पीच तो इन बच्चों में होती है, बस लैंग्वेज डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी कब, जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे पूरा काम कर लेगा। तो इसीलिए तो हर बार जो भी हम सेशन लेते हैं ऑनलाइन का, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोगों को हम बोलते हैं कि काम करना है लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। सारे बच्चों में स्पीच थेरेपी की नीड नहीं होती है, और स्पीच थेरेपी की नीड नहीं क्यों होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और किन के पास स्पीच थेरेपी के लिए जाना चाहिए, स्पीच थेरेपी में क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव हो सकती हैं जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आगे हम बात करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि स्पीच थेरेपी किन किन बच्चों में ज़रूरत होती है, स्पीच थेरेपी के लिए कहाँ पे जाना चाहिए, और उसके लिए घर पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि जब तक कहीं आप नहीं जा रहे हैं तब तक स्पीच डेवलप थोड़ा बहुत उसमें असिस्ट कर सकें आप, उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक आप बीती सुनाते हैं। आप बीती का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप पे कुछ घटना बीती हो, पुरानी कुछ घटनाएं हो, उसको सुनाने को आप बीती बोलते हैं। लेकिन हम आप पे जो बीत रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप बीती आप समझ लीजिए। आप लोगों पे जो बीतता है, हज़ारों लोगों का मैंने ये करा है, उन काउंसलिंग किया है, उनसे बात की है, समझा है, तो इस आधार पे प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच पे बात करेंगे। अभी एक बेगूसराय से आए थे बच्चे को लेके अपने, मेरे असेसमेंट के लिए, असेसमेंट और 7 दिन का जो थेरेपी का सेशन होता है उसके लिए आए थे। उनके बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, माइल्ड केस है वो। कहीं उन्होंने डायग्नोसिस कराया था, मतलब असेसमेंट कराया था, एक दिन में जो 4-5 काउंटर पे जो घुमा देता है लोग और असेसमेंट करके दे देता है, उन लोगों ने मॉडरेट ऑटिज्म बोला था। लेकिन बच्चे में वो मॉडरेट तरह के सिम्टम्स नहीं है, तो माइल्ड ऑटिज्म तो है, ऑटिस्टिक तो है बच्चा। अब उन्होंने क्या किया कि कहीं पे असेसमेंट कराया, वहाँ पे उन लोगों लिखा था कि स्पीच थेरेपी कराना। मतलब अगर मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा था भी तो पहले तुम उसको देखते कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है तो उस पर बताते, वो तो तुमने बताया नहीं, स्पीच थेरेपी के लिए बता दिया। अब ये बेचारे 1 साल तक इन लोग कहीं स्पीच थेरेपी कराएं। बच्चे के सामने क्या है ना कि अभी मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई चाइनीज आदमी आके हमारे सामने कुछ भी बोल के चला जाए, हम सिर्फ उसका एक्सप्रेशन नोट करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा समझ में। सेम वैसे ही वो बच्चा जो कि सिर्फ साइन लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझ रहा है, मतलब इशारे की बात समझ रहा है, लैंग्वेज क्या होता है उससे उसका परिचय हुआ ही नहीं है कभी, उसको साल भर से स्पीच थेरेपी चल रहा है, और साल भर में वैसे बच्चों में इकोलैलिया भी डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो वर्ड्स ही नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है, तो फिर कैसे डेवलप करेगा। तो स्पीच भी डेवलप नहीं किया, साल भर उन लोग का टाइम भी वेस्ट हुआ। फिर कैसे भी उन लोग के पास हमारा वीडियो यूट्यूब पे उन लोग सर्च करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से मिला उनको, हमसे उन्होंने बात किया, वीडियो देख के उनको अच्छा लगा, वो आए हमारे पास, बच्चे को हमने असेस किया। बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक फीचर्स सारे हैं उसमें, और माइल्ड ऑटिज्म भी है। ज़रूरत उसमें सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की है।
टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने बता दिया कि साल भर तो मान के चलिए, उससे एक्स्ट्रा भी समय लगेगा, ये भी मैंने क्लियर बता दिया। अब आते हैं कि वो जा कहाँ रहे थे, ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। वो जा रहे थे ऐसे सेंटर में जहाँ पे कि कोई ऑडियोलॉजिस्ट है। ऑडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बैचलर डिग्री होता है उनके पास, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BASLP बोलते हैं, BASLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये जितने भी ऑडियोलॉजिस्ट लोग होते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट लोग होते हैं, ये क्या करते हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है। ये सेंटर इनने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन सेंटर के साथ में ये क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस इनका शुरू से क्या होता है कि एक वो बेरा टेस्ट के लिए अपना मशीन सेट कर लेना और ऑडियोमेट्री वगैरह का ये कर लेना, और ENT के डॉक्टर लोग से अपना साँठ-गाँठ कर लेना, और बस उसी में लगे रहना सिर्फ कि हमारे पास जांच भेजिए, हम आपको कमीशन देंगे, हम आपको इतना % देंगे, इसी में दिन मतलब जस्ट लाइक लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई अपना करता है, उसके बाद एक छोटा सा अपना लैब सेटअप कर लेता है, और लैब सेटअप करके बस डॉक्टर लोग पे डिपेंडेंट होता है कि ये हमारे यहाँ भेजेंगे तो इनको 50% कमीशन हम देंगे, जो जांच हमारे यहाँ ये भेजेंगे उस पर हम कमीशन देंगे। सेम ऐसे ही स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का ज़्यादातर क्या है कि हम इस फील्ड में हैं, ज़्यादातर हमारे कलीग्स और कोई जूनियर कोई सीनियर फील्ड में ही हैं बहुत सारे लोग, तो हम जानते हैं, तो किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं, हम सही बात बोलते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। और जितने भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सुधार करेंगे अपने में ज़रूर, नहीं तो क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ ये परसेंटेज बेसिस काम करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी, कुछ डिसीजन लेना होगा अच्छा सा। तो ये लोग जो करते हैं, अब क्या है कि ये जनरली डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर लोगों को अपने अंडर में रख के, और वहाँ पे जो बच्चे इनके पास आते हैं टेस्ट वेस्ट करके, उनको कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया कि स्पीच थेरेपी नीड नहीं भी है फिर भी डाल दिया, और वही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर लोगों से स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं। ये बड़े बड़े सेंटर्स का भी हाल होता है और इन लोगों का भी हाल होता है। तो अब क्या है ना कि ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो जनरली या तो कोई स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, वो कहते हैं सब कि हम दोनों कर लेते, स्पीच थेरेपी कराना है कि स्पेशल एजुकेशन कराना है, दोनों हम कर देते हैं, तो मतलब वो मल्टीपर्पज़ लोग हो जाते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के सेंटर में 2-3 लोग अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो सारे पेशेंट उनके पास जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं होनी है, ये क्लियर है। स्पीच थेरेपी अगर कोई सर्टिफिकेट होल्डर डिप्लोमा होल्डर दे रहा है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होनी ही नहीं है, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ने प्रॉपर पढ़ाई करी है, वो बैचलर डिग्री लिया है, तो उसको सारी चीज़ें पता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, सॉल्यूशन उसका कैसे करना है। वो करता नहीं है, वो दिन रात ऑडियोमेट्री और डॉक्टर लोग के आगे पीछे कि हमारे पास भेजिए हमारे पास भेजिए, वो फिर में लगा रहता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और जो नॉन टेक टाइप जो लोग हैं उन लोग को दिया हुआ है, तो उन लोग को समझ नहीं आ रहा, उन लोग को लगता है कि सिर्फ बोलवाएंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे, आम है आम है आम है, केला है सेब है, केला है सेब है, आम है अंगूर है, टी पी करते रहेंगे, और टी फॉर टाइगर पी फॉर पैरट, वो पेरेंट्स भी कर लेंगे। तो इसमें इन लोगों ने अलग क्या किया? तो जब इन लोगों ने कोई अलग नहीं काम किया तो क्या हुआ ना कि बार 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 जब बच्चों के सामने वही चीज़ें आप दोहराएंगे तो इमिटेशन का नेचर डेवलप होगा। इमिटेशन का नेचर हर किसी में होता है, ह्यूमन का ये है कि कॉपी करना। हम लोग ही किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो स्टाइल कॉपी कर लेते हैं ना। क्यों सेलिब्रिटी लोग को मॉडलिंग के लिए बुलाया जाता है? कि वो ऐसे पहना है, जैसे आप टाइगर जिंदा है या एक था टाइगर वाला, ये देखेंगे तो उसका जो गमछा है टाइगर वाला वो खूब फेमस हुआ था। एक फिल्म है खिलाड़ी 786, उसमें भी अक्षय कुमार जो गमछा पहनता है वो काफ़ी फेमस हुआ था। उसी तरह एक फिल्म मैंने देखा, उसमें 2 तरह के जूता पहना है लोग, अलग अलग ये में, एक अलग अलग कलर का अलग अलग डिजाइन का, वो भी कुछ दिन चर्चा में आ गया था। गजनी फिल्म देख के क्या है कि हेयर स्टाइल वो वाला चर्चा में आ गया था। वो आपको KGF देख के वो रॉकी का वो जो अपना दाढ़ी वाड़ी वाला लुक चर्चा में आ गया था। तो इसलिए इन लोग को मॉडलिंग के लिए दिया जाता है कि इनको आइडियल मान के लोग वैसा कॉपी करना शुरू करें। तो इमिटेशन का नेचर हर किसी में होता है, बच्चे में भी होता है। तो बच्चे में जब होगा इमिटेशन का नेचर तो क्या होगा ना कि बार बार वही चीज़ें बच्चे के सामने आप दोहराएंगे, उसको समझ आ नहीं रहा,
क्योंकि आप तो उसमें टेक्निकल कुछ तो काम वर्क कर नहीं रहे हैं, तो बार बार बोलते 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 वही नोटिस करेगा, आपका एक्सप्रेशन तक नोटिस कर लेगा और बाद में इकोलैलिया डेवलप करेगा। इकोलैलिया, इको मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि, मतलब रिवर्स साउंड। जैसे कुआं में, गांव में कुआं होता है, हम लोग जाके कुआं में झांक के और उसमें बोलते थे हा, ऐसे करेंगे तो उधर से क्या होगा कि आवाज़ 2-3 बार ऐसे रिपीट करके उधर से आएगी। हॉल, खाली हॉल में जैसे हा आप जाकर करेंगे तो उधर से आवाज़ रिवर्स आएगा, वो होता है इको। और लैलिया मतलब लैंग्वेज होता है, वो एक लैटिन टर्म है शायद, उसका मतलब लैंग्वेज। तो रिवर्स जो लैंग्वेज, रिवर्स जो बात है वो वापस आ गई, उसको बोलते हैं इकोलैलिया। इकोलैलिया पे मैंने वीडियो पहले बहुत बार बनाया, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इकोलैलिया डेवलप कर जाएगा, मतलब आपको कॉपी करने लगेगा। आपने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो बच्चा भी क्या करेगा कि अगर इमीडिएट इकोलैलिया है तो उसमें बच्चा क्या करेगा, तुरंत तो उस बात को रिपीट कर देगा, व्हाट इज योर नेम। हो सकता है कि उसके थोड़े देर बाद वो अपना नाम बताए कि माई नेम इज फलां, ABCD जो भी, लेकिन जैसे आपने बोला वो तुरंत उस बात को रिपीट कर देगा। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है कि आपने बोला कि व्हाट इज योर नेम और उसके बाद आपने छींक दिया, अब वो क्या करेगा कि उधर से बोलेगा व्हाट इज योर नेम और वैसे ही वो छींकने की एक्टिंग करेगा। मतलब इस हद तक कॉपी करने लगते हैं बच्चे। तो ये इकोलैलिया डेवलप हुआ। ये इकोलैलिया किस वजह से डेवलप हुआ? आपके स्पीच थेरेपी की वजह से। जिसकी नीड थी ही नहीं, आपने वो कराया, इकोलैलिया डेवलप कर गया। कुछ बच्चों में डिलेड इकोलैलिया, आज आपने कुछ पूछा, 2-3 दिन बाद उसका वो क्या करेगा, वही बातें रिपीट करेगा, वो डिलेड इकोलैलिया। मिटिगेटेड इकोलैलिया, जो बातें कही जाती हैं उसमें थोड़ा सुधार के बच्चे बोल देते हैं, वो होता है मिटिगेटेड इकोलैलिया। तो ये सारी चीज़ें स्पीच थेरेपी की वजह से डेवलप कर रही हैं। अब क्या है कि जिस बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं, रेस्टलेसनेस पूरी है, वो बैठ नहीं पाता है, एक जगह टिक नहीं पाता, आप ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बोल रहे बोलो आम, बोलो केला, बोलो सेव, अब ऐसे करते रहेंगे, डांटते रहे। हम देखे हैं बहुत, ये में देखे हैं ऐसे, ये में कई बार देखे हैं, कई सारे जगहों पे मैंने काम किया तो मैंने ऐसा देखा कि ऐसे ऐसे बुलवाते रहता है लोग, आगे बोलो आम, बोलो केला, बोलो सेव। अब क्या करेगा बच्चा, वो भी बोलेगा बोलो आम। अब वो अगर थोड़ा सा भी अगर बोलेगा तो क्या, बोलो आम, बोलो केला, डायरेक्ट वही बोलेगा। बोलेगा बाय सर बोलो, तो वो भी बोलेगा बाय सर बोलो। ये इकोलैलिया। अब क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चा बैठ नहीं रहा था, बच्चा समझ नहीं रहा था, रेस्टलेसनेस उसमें थी, उस पर काम आपने किया नहीं, उसको बुलवाने में लगे हुए, इरिटेट होकर वही सारी चीज़ें रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ये भी स्पीच थेरेपी की वजह से हुआ। तो अब क्या है ना कि इसीलिए हम कहते हैं कि जब नीड हो तभी स्पीच थेरेपी में जाएं, नहीं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करना होता है। वो आप कमांड फॉलोइंग के लिए आप घर पे चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हम तो बताते हैं ना, हमारे सेशन में हम सारी चीज़ें बताते हैं कि घर में कैसे कितने टाइम तक एंगेज रखें, ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं। तो इस पे काम करेंगे, उसके बाद जब बच्चे में नीड होगी तब स्पीच थेरेपी में जाएंगे तो अच्छा इफेक्ट होगा, बच्चा सुधरेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। इकोलैलिया डेवलप करना स्पीच थेरेपी की वजह से होता है। कुछ पेरेंट्स लोग का होता है कि वो कहीं नहीं जाके वो क्या करते हैं कि यूट्यूब खंगालते रहते हैं, किसी का चैनल देख लिया, किसी का चैनल देख लिया, किसी का चैनल देख लिया, किसी ऐसे आदमी का चैनल देख लिया जो लगेगा कि सिमिलरिटी मेरे से ही, वो अपना दुख का कहानी, उस स्क्रिप्ट लिख के आता है, वो दुख का कहानी बताएगा। मेरे बच्चे को सीवियर ऑटिज्म था, हमने साल भर में ठीक कर लिया, 2 साल में ठीक कर लिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये करना होता है, झूला झूलाना, बॉल कुदाना, ये सब देख के, और इनको लगा अरे बाप ये तो मेरे हक की बात कर रहा है, मेरे वही के लिए लड़ रहा है, राइट के लिए लड़ रहा है, अधिकार के लिए लड़ रहा है। आजकल के लोग बिना मतलब बागी ज़्यादा हो जाते हैं, बागी होने का चलन आजकल कुछ ज़्यादा चला है। तो है कि कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं, बिना गए, उसको गाइडलाइन नहीं मिला, उसको कुछ आइडिया नहीं है, A4 ऑटिज्म, B4 बकवास टाइप चैनल बना के उन लोग खुद ही, उन लोगों को कैसे पता है कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो क्या है ना कि आपके व्यू, आपके ये के पैसे से उन लोग क्या कर रहे हैं कि अपना कहीं ना कहीं थेरेपी करा रहा है, आपको अगर ये बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। आपको समझना चाहिए सारी बात। खैर, हमारा टॉपिक था कि स्पीच थेरेपी और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते। स्पीच थेरेपी से बेनिफिट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जिनमें स्पीच ऑलरेडी हो, सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप कर गई हो, उनमें स्पीच थेरेपी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद से क्या है कि जिन लोगों में जैसे टंग टाई है, जिन बच्चों में, तो टंग टाई है, अगर टंग जुड़ा हुआ है पूरी तरह से तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद से स्पीच थेरेपी होगी तो स्पीच थेरेपी आ जाएगी, स्पीच आ जाएगी बच्चे में।
कम्युनिकेशन आ जाएगा। एक बच्चा मेरे यहाँ भी आ रहा है, वो अभी है, उसको टंग टाई थोड़ा सा है, तो अभी उसके लिए प्रॉपर ये किया जा रहा है, थोड़ा स्पीच उसका सुधर रहा है, तो उसमें सिर्फ टंग का एक्सरसाइज, ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह कराया जाता है। अब जब बात स्पीच थेरेपी की हो रही थी, इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बात हो ही रही थी, इसी में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जब तक आप कहीं नहीं लेके जा पा रहे हैं तब तक घर पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, स्पीच थेरेपी डायरेक्ट वहीं नहीं पहुंच जाना चाहिए। स्पीच के लिए पहले असिस्टिव चीज़ें कुछ होती हैं, उसमें असिस्टिव वर्क होते हैं, वो करेंगे तभी स्पीच की तरफ बच्चा बढ़ेगा। सबसे पहला काम होता है कि उसमें ओरोमोटर स्टिमुलेशन, जो कि फेशियल कंप्रेशन से लेकर ओरोमोटर, ये टंग का स्टिमुलेशन, ये ओरोफेशियल मसाज वगैरह होता है, ओरोमोटर स्टिमुलेशन सारा उसमें आता है। उस पर हमने 2-3 वीडियो बनाया है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले करेंगे तो क्या होगा ना कि फेशियल मसल में स्ट्रेंथ आएगा, जिन बच्चों में ड्रूलिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, जिनके टंग प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, टंग में वीकनेस है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि स्पीच में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आप काम करते रहिए, ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह पे काम करते रहिए, बच्चे में काफ़ी हेल्प मिलेगा उसको सुधारने में। तो इस तरह से बच्चे में थोड़ी थोड़ी स्पीच डेवलप करेगी, और जब बच्चा पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाए, सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, तब आप स्पीच थेरेपी में जाएं, तब बच्चे में स्पीच प्रॉपर डेवलप कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको जितना भी कन्फ्यूजन होगा सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। मेरा वीडियो चूँकि स्क्रिप्टेड होता नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इसलिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दें, सही चीज़ें आप समझ लें। क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके बच्चे को दुनिया में कोई ठीक कर ही नहीं सकता। आपको अवेयर होना होगा, आज नहीं तो कल अवेयर होना होगा। हमारा जो न्यूरॉन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर है, पटना में 3 सेंटर हैं हमारे। ऑनलाइन भी सेशन हम लेते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन सेशन के लिए। तो जो लोग हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, आप हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, सही चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में नीड है, 3-3, 4-4 थेरेपी की नीड है, या फिर एक ही थेरेपी में बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। हर बार बाहर में 3-4 सेशन लगाने की ज़रूरत है कि घर में भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। इन सारी चीज़ों को, सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये आपको देना होता है, हमारा कंसल्टेशन का जो फ़ी होता है। हमने चार्ज भी बहुत नॉमिनल रखा है कि हर एक वर्ग के लोग जुड़ सकें। जो अमीर से अमीर हैं उनके लिए भी 500 रुपया चार्ज है, गरीब से गरीब है उनके लिए भी 500 रुपया चार्ज है। जो लोग कैपेबल नहीं होते हैं उनको हम ऐसे ये भी किए हैं कि बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस स्टार्टिंग का 2 सेशन जो हमारा असेसमेंट का होता है उसमें आपको पे करना होता है, उसके बाद हम वीक में या 15 दिन में 1 सेशन आपको दे सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता। जो लोग कैपेबल नहीं हैं उनके लिए, जो कैपेबल हैं वो तो करेंगे ही। तो जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं और इन्हीं सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, जो तू करे सो मैं करूं वाली बात है, तो आप हमारे साथ आएँ, कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। आपके बच्चे के लिए हम सही सजेशन देते हैं और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं कि आप हमारे साथ मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में सहयोग करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।